नमस्कार, मैं नवीन यादव एन स्क्वायर क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा बच्चे डेटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 3 है और ये आज पहली बार रिकॉर्ड करके डाला जा रहा है क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से हमारी कई दिन से क्लास नहीं हो पा रही है, बच्चे डिस्टर्ब हैं। तो मैसेज था कि सर क्लास नहीं हो पा रही, इसलिए आज लेक्चर को रिकॉर्ड करके डाला जा रहा है। अदरवाइज हमारी डेली लाइव क्लास हो सकती है 5:30 PM पे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिले आप लोगों का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट कि डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम सीख चुके हैं कि डेटर्मिनेंट को हम कैसे निकालते हैं। आज उस पर प्रॉपर्टीज करेंगे। प्रॉपर्टीज करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रॉपर्टीज की हेल्प से कंपटीशन में जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही सोल्व होते हैं। मतलब सोल्व तो वो डायरेक्ट भी हो जाएंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, उनको छोटा कर देती है। यानी टेक्स्ट से जब हमें किसी चीज को निकालना होगा तो हमें प्रॉपर्टीज की नीड होगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेटर्मिनेंट क्या है? ये कहता है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, कोई मैट्रिक्स है मान लो ए, इसके अंदर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूं, रोज और कॉलम्स को क्या कर दूं? इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगी, मानो अगर पहले ए थी अब A1 आ गई न्यू मैट्रिक्स, तो इन दोनों का जो डेटर्मिनेंट होगा वो सेम होगा। इन दोनों का डेटर्मिनेंट जो है वो क्या होगा? सेम होगा। और ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, यानी रोज को कॉलम में और या कॉलम को रो में, तो इसी चीज को हम बोलते हैं ए डैश। ए डैश का मतलब होता था ए का ट्रांसपोज। क्या मतलब होता था? ए का ट्रांसपोज। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही है। क्या कहता है कि कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका डेटर्मिनेंट निकालता हूं या उसके ट्रांसपोज का डेटर्मिनेंट निकालता हूं, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। यानी किसी भी मैट्रिक्स के लिए उस मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का, दोनों का डेटर्मिनेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मान लो कि मेरे पास फिर से एक मैट्रिक्स है 3 4 5 2 1 3 3 1 5, मान लो कि ये मैट्रिक्स है। ये कहता है कि अगर मैं किन्हीं भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, किन्हीं भी दो कॉलम को क्या कर दूं? इंटरचेंज कर दूं। यानी सेकंड वाले कॉलम को फर्स्ट की जगह और फर्स्ट वाले को सेकंड की जगह अगर कर दूं, और फिर दोनों का क्या लूं? डेटर्मिनेंट। दोनों का मतलब एक तो मैं ए का डेटर्मिनेंट निकाल लूं, और एक में जब इंटरचेंज करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आई है, मान लेते हैं वो क्या आई है? A1, इसका डेटर्मिनेंट निकालें, तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक माइनस के साइन का डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस होगा? एक माइनस के साइन का डिफरेंस। मान लो कि अगर इसका आंसर 5 आया होगा डेटर्मिनेंट, तो इसका आंसर का डेटर्मिनेंट क्या आएगा? -5। यानी अगर एक रो को या दो रो को या दो कॉलम को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दें, तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है डेटर्मिनेंट के साथ में। ठीक है, यानी जब मैंने इनको इंटरचेंज किया तो एक नेगेटिव साइन आ गया। अगर मैं रिजल्टेंट को दोबारा से फिर से कर दूं, यानी चेंज करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आई थी वो ये आ गई थी। अब अगर मैं फिर से चेंज कर दूं इनको, ये वाली चेंज करके ऐसे आया था, इसको एक बार और चेंज कर दिया, तो फिर से डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी जो पहले थी। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट ये था। जैसे ही मैंने इनको चेंज किया, इस पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आया, तो वो क्या बन गया? 5 बन गया। ठीक है, क्या बन गया? 5 बन जाएगा। क्लियर? अब अगर यहां से ध्यान से देखें बच्चे, तो एक चीज को ध्यान रखिएगा कि ये कॉलम है C1, ये है C2, ये है C3। अगर ये ऑर्डर चेंज ना हो ना, तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। अगर ऑर्डर चेंज ना हो तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। ऑर्डर चेंज से मतलब क्या हुआ बेटा? देखो,
C1 के बाद C2 है, C2 के बाद C3। अगर C3 के बाद अगर इस साइकिल को चलाएं तो C3 के बाद वापस टर्न होकर किसकी वैल्यू आएगी, C1 की। यानी अगर ऑर्डर जो इसकी साइकिल है वो सेम है तो डिटर्मिनेंट सेम रहता है। मान लो कि मैंने C2, C3 और C1 कर दिया, C2, C3 और C1। अब ये इसका जो डिटर्मिनेंट है वो और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो अब भी सेम आएंगे, अब भी सेम आएंगे, क्योंकि यहां पर जो हमने नई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला था वापस यही चीज आ गई थी इसको इंटरचेंज करने से। अगर यहां पर देखेंगे बेटा आप तो ये वही चीज हुई है। इसमें C1 जो था वो यहां पर है C1, ये C2 था, ये C3 था। जैसे मैंने इनको दोबारा से चेंज किया था हमारी वैल्यू क्या आ गई थी, 5 ही आ गई थी। यानी क्या बन गई थी ये, C2, C3, C1। यानी अगर साइकिल जो ये ऑर्डर चल रहा है ये ऑर्डर उसी साइकिल में है जैसे पहले था तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर ये ऑर्डर चेंज होता है तो नेगेटिव साइन आता है। ऑर्डर चेंज इन द सेंस कि अगर मैं ये लिख दूं C2, C1, C3, अब नेगेटिव साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अब इन दोनों को चेंज किया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो। ठीक है, C3 ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, किसने किया, C1 और C2 ने चेंज किया। और जब एक चेंज आएगा तो एक नेगेटिव साइन आएगा। क्लियर, इस चीज को ध्यान रखना कि जब तक ऑर्डर सेम रहेगा तब तक डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, सेम ऐसे ही रो के लिए भी होगा, ये नहीं कि सिर्फ कॉलम के लिए। अगर मैं रो के अंदर चेंजेस करता हूं, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करता हूं तो नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन अगर ऑर्डर पूरे के पूरे ऑर्डर को सेम रखते हुए चेंज करते जाएंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी इसी में कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहता है, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर दो रो, 2 रोज या कॉलम, 2 रोज या कॉलम क्या हो बेटा, आइडेंटिकल हो, क्या हो, आइडेंटिकल हो, या किसमें हो, सेम रेशियो में हो, किसमें हो, सेम रेशियो में हो, तो जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 0 आती है। उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कि मैंने 1 2 3 और यहां पे मान लो 8 7 9 कुछ भी लिख दें, अब ये दो रो जो है ये क्या है, सेम है। सेम है तो जब इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पक्के से क्या आएगा, 0 आएगा। पक्के से क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। चेक करके देख लेते हैं ताकि हमारी जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में अगर ओपन करेंगे तो क्या बचेगा, 18 माइनस 21, यहां से क्या आएगा 2, 2 के साथ में नेगेटिव साइन भी आता है क्योंकि हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, -1 के साथ में पावर जो होती है वो क्या होती है, इसका पोजीशन होता है। इसकी पोजीशन क्या है 1 2, यानी पावर क्या बनेगी 3। ठीक है, तो नेगेटिव साइन था। ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आ रहा है ये हम पहले वाली क्लासेस में अच्छे से कर चुके हैं। अगर 2 को लेंगे तो ये वाली कॉलम कैंसिल, ये वाली रो कैंसिल, बच गया क्या 1 8 और 3 9। मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 24, 9 माइनस 24। ठीक है, 3 पे जब चेक करेंगे 3 ब्रैकेट 3 पे कैंसिल, 7 माइनस 16, 7 माइनस 16। क्लियर, करते हैं इसको सिंप्लीफाई। यहां से क्या आएगा -3, यहां से क्या आएगा हमारे पास 9 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो -15, -15 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +30, क्या आएगा +30। यहां से अगर ध्यान से देखें तो यहां से क्या आएगा -9, -9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -27, -27। ओवरऑल क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। यानी अगर 2 रो और 2 कॉलम क्या हो, आइडेंटिकल हो, मतलब सेम हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है बेटा, 0 आती है। क्या आती है, 0। क्लियर। अब उसमें नेक्स्ट है कि किसमें हो, सेम प्रोपोर्शन में हो तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। सेम प्रोपोर्शन से मतलब क्या हुआ बेटा कि जो ये है मान लो इसी का कोई ना कोई मल्टीपल है यहाँ,
फॉर एग्जाम्पल इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2, 4 और 6, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, सेम रेशियो के अंदर है, इन्हीं की बात कर रहा है। अगर 2 रो और 2 कॉलम क्या हो, सेम रेशियो में हो, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे बेटा, तब आपको ये भी क्लियर से समझ आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसी में प्रॉपर्टी करवा देता हूं बेटा, नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी से ये भी अपने आप सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या कहता है बेटा, इसको होल्ड पे रखते हैं एज इट इज मैट्रिक्स को। फोर्थ प्रॉपर्टी में ये क्या कहता है वो सुनिए। ये कहता है बेटा कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, से 2 3 5 6 4 8, कुछ भी लिख लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसकी एक रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, एक रो को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, या एक कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ईच एलिमेंट को, किसके ईच एलिमेंट को, किसी भी रो या कॉलम के ईच एलिमेंट को अगर हम किसी से मल्टीप्लाई कर दें, किसी से मल्टीप्लाई कर दें, किसी स्केलर से क्या कर दें बेटा, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा, यानी जो ए का डिटर्मिनेंट था, वो भी उस स्केलर का मल्टीपल आएगा, वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है उसके डिटर्मिनेंट से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ी सी इजी वाली मैट्रिक्स लेते हैं ताकि हम जल्दी से इसको कैलकुलेट कर पाए। मैंने ए मैट्रिक्स ली बेटा 3 6 2 1, मतलब ऐसे कुछ ले ली हमने, 2 क्रॉस 2 पे ले लिया। 2 क्रॉस 2 पे अगर सेटिस्फाई होगी तो 3 पे भी हो जाएगी, ठीक है। अगर इसका डिटर्मिनेंट चेक करें बेटा, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 - 12, 3 - 12 यानी -9, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट। अब मैंने क्या कर दिया बेटा, इसके किसी भी एक रो को या एक कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से। मैं मान लेता हूं इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 6, यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, ठीक है। यानी क्या बनेगा, 8 और 4, क्लियर, क्या बनेगा, 8 और 4। अब अगर यहां से इसका हम जो नई मैट्रिक्स है, इसका अगर हम क्या निकालें बेटा, डिटर्मिनेंट निकालें, इसका हम क्या निकालें, डिटर्मिनेंट, तो क्या आएगा देखो, 12 - 48, 12 - 48 क्या बच गया बेटा, -36, क्या बच गया, -36। अब अगर इन दोनों टर्म को हम ध्यान से देखें तो क्या मैं a1 को ऐसे लिख सकता हूं, 4 × -9, 4 × -9, यानी जो पहले मैट्रिक्स थी उसका जो डिटर्मिनेंट था वो किससे मल्टीप्लाई हो गया, 4 से। कौन से 4 से, उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो गया जिस स्केलर से मैंने उसकी रो को या उसकी कॉलम को क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। क्लियर हुआ, इस चीज को ध्यान से समझिएगा क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, अगर ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, क्लियर है। अगर ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी स्केलर से तो सभी के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहां पे हमने क्या किया था, सिर्फ एक रो को या एक कॉलम को मल्टीप्लाई किया था किसी स्केलर से, तो उसके रिस्पेक्ट में जो उसका डिटर्मिनेंट आया है वो स्केलर से क्या होकर आया है, मल्टीप्लाई होकर आया है। क्या होकर आया बेटा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं ये कहूं बेटा कि हमने अगर यहां भी मल्टीप्लाई किया होता 4 से, यहां भी मैंने क्या किया होता, 4 से मल्टीप्लाई किया होता, तो इस रो से भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी एक एक्स्ट्रा 4 के साथ आता, यानी फिर डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा आता बेटा। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया एक रो को तो 4 मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ठीक है। सेम ऐसे अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर देता 4 से तो एक एक्स्ट्रा 4 और आ जाता साथ में। क्लियर हुई ये चीज। अब ये यहां से ध्यान से एक और रिजल्ट सुनो, जब मैंने इनको चारों एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब मैंने 4a कर दिया बेटा, क्योंकि जो 4a होगा वो चारों का मल्टीप्लिकेशन आ गया और उसका डिटर्मिनेंट ये आ रहा है। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें
तो क्या हम इसी चीज़ को ऐसे देख सकते हैं बेटा कि जब मैंने 4a लिया, यानी कोई मैट्रिक्स थी a, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आया बेटा, यहाँ जो एलिमेंट था उसकी पावर होकर आई 2 और साथ में क्या आया, a का डिटर्मिनेंट। पावर क्या होकर आई बेटा, 2 और साथ में क्या आया, डिटर्मिनेंट। क्लियर। अगर इसी चीज को हम एक्सटेंड करें बेटा, ये 2 क्या है, अगर 2 को ध्यान से देखें तो ये a अगर स्क्वायर मैट्रिक्स थी तो 2 उसका क्या था, ऑर्डर था। 2 उसका क्या था बेटा, ऑर्डर था, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट निकलता है ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम ऑर्डर को ऐसे लिखने की बजाय डायरेक्टली ये लिख देते हैं कि 2, ठीक है। यानी जब मैंने a को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर क्या निकला, 4 की पावर क्या हुई, उसका ऑर्डर, किसका, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो इसी रिजल्ट को अगर हम नॉर्मली लिखना चाहें बेटा तो यहां से हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है a, उसको मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं और देन उसका डिटर्मिनेंट लेता हूं, तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, k की पावर बाहर आती है n और इनटू में आ जाता है हमारे पास a का डिटर्मिनेंट। वेहर जो ये n है, वेहर जो ये n है बेटा, ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो हमारी गिवन मैट्रिक्स होती है उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा मैंने जो एग्जाम्पल के थ्रू करवाया था ये वाला, कि अगर मैंने किसी रो को या किसी एक कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका डिटर्मिनेंट उस स्केलर का मल्टीपल आता है, ठीक है। यानी जो पहले डिटर्मिनेंट थी उसके साथ में वो स्केलर भी क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये दोनों एक्सीलेंट रिजल्ट हैं बेटा, स्टार के साथ में डिनोट कर सकते हो इन चीजों को, ठीक है। अब सेम रिजल्ट को हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं क्या करूं बेटा, सिर्फ इससे, अब डिटर्मिनेंट की ये खास बात होती है, देखो ये तो मैट्रिक्स थी, अब मुझे अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल बन गया। अब डिटर्मिनेंट की एक खास बात है बेटा, अगर हम कॉमन निकालना चाहे ना तो हम एक रो से या एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी कोरोलरी बनाती है, फिर ये जो हमने ये रिजल्ट किया इसकी कोरोलरी यहां बनाता है। कैसे, कि जैसे अगर हम इसको देखें बेटा सेकंड रो को, तो सेकंड रो सभी में क्या है, 2 को मैं कॉमन निकाल सकता हूं। 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया बेटा, तो बचेगा क्या मेरे पास, 1 2 3 8 7 9, ठीक है। अब क्योंकि इसमें 2 रो आइडेंटिकल हैं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। 0 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अगर 2 रो और 2 कॉलम क्या हो बेटा, सेम प्रोपोर्शन में हो, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। और ये 2 हमने कॉमन कैसे निकाला, क्योंकि ये क्या कहता है, जब एक रो को, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका डिटर्मिनेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसी का रिजल्ट हमने इसके अंदर यूज किया कि जब डिटर्मिनेंट की हम बात करेंगे बेटा, तो डिटर्मिनेंट के अंदर हम एक पर्टिकुलर रो से या एक पर्टिकुलर कॉलम से किसी भी एलिमेंट को कॉमन निकाल सकते हैं। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर बाय चांस यहां होता बेटा, मान लो कि यहां पे हमारे पास होता 3 2 से 6 और यहां पर 3 था तो 3 से 9, मान लो कि ऐसे कुछ होता, ठीक है। तो अब मैं यहां से भी 3 को कॉमन निकाल सकता था इस रो से। अगर इस रो से मैं 3 को कॉमन निकालूंगा तो एक 3 आ गया, इससे मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, वो भी आ गया, बच गया जो उसको ऐसे राइट कर लिया। ऐसा भी हम कर सकते हैं। क्लियर। ये है डिटर्मिनेंट की सबसे इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी कि अगर रो आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा। सॉरी, रो नहीं, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। उसी में है कि अगर 2 रो और 2 कॉलम सेम प्रोपोर्शन के अंदर हैं या उनकी रेशियो क्या है, सेम है, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी।
फिर हमने इसी में एक रिजल्ट देखा बेटा कि अगर कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, अगर उसकी मैं किसी एक रो को या एक कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उसका जो डेटर्मिनेंट होगा, यानी जो नई मैट्रिक्स आई है हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका जो डेटर्मिनेंट है वो पहले वाली डेटर्मिनेंट का मल्टीपल आएगा। कौन सा मल्टीपल? जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया था वही मल्टीपल। ठीक है, जैसे यहां पर हमने किया था 4 से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो जो नई मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट आया वो क्या आया था? 4 टाइम्स आया था पुराने वाली मैट्रिक्स के डेटर्मिनेंट के। क्लियर? यानी जिस स्केलर से मल्टीप्लाई की है उसी के साथ में उसके पहले वाले के डेटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके हम रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? फिर हमने देखा कि अगर हमने ऑपरेशन कैसा लगा दिया, हमने पूरी मैट्रिक्स को ही किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा और फिर उसका डेटर्मिनेंट ले लिया, तो जैसे ही मैं उसको बाहर निकालता हूं, जैसे ही मैं उस स्केलर को डेटर्मिनेंट से बाहर निकालता हूं तो उसकी पावर n होकर आती। वेयर n क्या होता है? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। n क्या होता है बेटा? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। और इसके ऊपर तो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं बेटा कंपटीशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको स्पेशली। क्लियर? फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? अगर कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को हमने क्या लिखा हुआ है बेटा? किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा की सम में लिखा हुआ है। मान लो कि मेरे पास a प्लस बी है, x प्लस वाई है, और मान लो कि z प्लस डब्ल्यू है, z प्लस डब्ल्यू है, और यहाँ वाले जो एलिमेंट है से कुछ भी कह लीजिए इनको, b2 है, b3 है, y2 है, y3 है, z2 है, z3 है, मतलब ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है। ये कोई डेटर्मिनेंट है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स थी जिसका डेटर्मिनेंट इस फॉर्म में है। यानी क्या कह रहा है बेटा कि अगर एक रो और एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या हो बेटा? दो या दो से ज्यादा की एडिशन में लिखे हो, दो या दो से ज्यादा की एडिशन कहे या सम की फॉर्म में लिखे हो, तो हम इस पूरे डेटर्मिनेंट को दो डेटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी इसी चीज को फिर मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं बेटा? b3x y2 y3 z z2 z3 प्लस, फिर से डेटर्मिनेंट बनेगा आपकी बार सेकंड वाले एलिमेंट b1w b2 b3 y2 y3 एंड z2 z3। इस फॉर्म में हम उसको राइट कर सकते हैं। यानी अगर सभी के सभी एलिमेंट्स, किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा की सम की फॉर्म में लिखे हों बेटा, तो हम उस डेटर्मिनेंट को भी दो या दो से ज्यादा सम्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। क्लियर? यानी अगर इस टाइप से है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा? इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है इसी में हमारे पास, कहता है बेटा सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि अगर A और B मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, एंड ऑब्वियस है कि ये कैसी हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। क्यों? क्योंकि हम डेटर्मिनेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं और डेटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही पॉसिबल है। ठीक है, यानी A और B दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की। ये कहता है बेटा कि अगर मैं A B की मल्टीप्लाई करूं और फिर उसका डेटर्मिनेंट ले लूं, तो ये जो डेटर्मिनेंट अब आएगा ये किसके इक्वल होगा बेटा? अगर मैं दोनों का अलग अलग से डेटर्मिनेंट निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दूं तब उसके इक्वल होगा। यानी पहले दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करें फिर उसका डेटर्मिनेंट लें, या दोनों का अलग अलग से डेटर्मिनेंट लेके फिर उसकी प्रोडक्ट कर दें, रिजल्ट दोनों सिचुएशन में क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, रिजल्ट दोनों सिचुएशन में क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी बहुत बार यूज हो जाती है। क्लियर? ये थी बेटा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट। अब इन पे बेस एक दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। हालांकि अब जो पूरी चैप्टर बची है बेटा, पूरी चैप्टर इन द सेंस की एक्सरसाइज है ये हमारी, एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज है हमारी ये है 4.2। इस एक्सरसाइज के अंदर हम सिर्फ यही वर्क करने वाले हैं बेटा कि हम इनको कैसे करेंगे, यानी इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसे हम डेटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी और रह गई बेटा, लिशन एक लास्ट प्रॉपर्टी और रहती है।
ये क्या कहती है बेटा, देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। 2 3 4 5 6 1 3 2 1। मान लो कि ये कोई मैट्रिक्स थी और इसका मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, मैं ऐसे ऑपरेशन लगा सकता हूं और मैं रो और चेंज कॉलम्स को चेंज कर सकता हूं। कैसे चेंज कर सकता हूं, मान लो कि ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ठीक है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। अगर मैं फर्स्ट रो को चेंज करना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं बेटा, मुझे रो 1 को चेंज करना है। किस टाइप से चेंज करना है कि मैं रो 1 में से क्या कर दूं बेटा, रो 1 में से मैं रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूं, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। डिटर्मिनेंट निकालने का एक वे ये भी है कि हम क्या करते हैं बेटा, ऑपरेशन लगाते हैं और ऑपरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाने की ट्राई करते हैं। ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, अगर एक्चुअल में देखें तो ये ऑपरेशन गलत है। इसकी बजाय अगर मैं यहां पर R2 को चेंज करता हूं, R2 में से R3 को, तब मुझे कुछ बेटर रिजल्ट मिल सकता है। क्या करते हैं हम, इसमें रो को इस पे ऑपरेशंस इस टाइप से लगाते हैं कि जो ये हमारी मैट्रिक्स है, जो ये हमारा जो हमारा डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बन जाएं ताकि हम इसको जल्दी से सोल्व कर पाएं। अब अगर इसको लगाने का बेनिफिट क्या हुआ बेटा, मुझे रो 2 को चेंज करना है। कैसे, रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी रो फर्स्ट को तो हमने कुछ कहा ही नहीं, रो फर्स्ट एज इट इज। हमने रो 3 को भी चेंज नहीं किया है बेटा, रो 3 भी एज इट इज रहेगी। हमने किसको चेंज किया, रो 2 को। रो 2 को कैसे चेंज किया है कि रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट किया है। यानी रो 2 ये थी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2, यहां से क्या आएगा 4, यहां से क्या आएगी 0। यानी इसका जो डिटर्मिनेंट था और इस टाइप से ऑपरेशन लगाने के बाद अब जो डिटर्मिनेंट आएगा, अब भी वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अभी भी वैल्यूज क्या रहेंगी बेटा, सेम रहेंगी। अब इसको लगाने का बेनिफिट क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं बेटा वेरिएबल्स टाइप, जिनमें ये ज्यादा हेल्प करता है। अब अगर इसी में मैं साथ में एक ऑपरेशन और लगा देता बेटा, वो कैसे कि मैं R1 को चेंज कर देता, किस टाइप से, R1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R3, R1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R3। अब इसको करने का बेनिफिट क्या हुआ कि मैंने इस 1 को पकड़ लिया, इस 1 में से ये वाली जो 1 थी इसमें से तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 0 वाला केस बन गया। अगर इसी में मैं ध्यान से देखूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां भी 0 बन जाएगा। अब यानी कि मैं इस पे ये वाला ऑपरेशन लगा देता हूं बेटा, ये तो क्या बनेगा 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 8, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा -10। क्या बचेगा -10। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब मुझे 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सोल्व करने अगर मैं लगूं तो मैं क्या करूंगा बेटा, कॉलम C3 के रिस्पेक्ट में ओपन करना स्टार्ट करूंगा। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, मेरा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहां से बात करें तो क्या आ गया -40 प्लस, यहां से बात करेंगे तो क्या आएगा 10, यानी -30 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप से जो ये डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हेल्प कर देती हैं हमें। हालांकि जब हमारे पास पूरी वैल्यूज होती हैं बेटा तो डायरेक्ट करना ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन जब वेरिएबल्स वाली सिचुएशन आएंगी और उनका हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा तब ये प्रॉपर्टीज ज़्यादा बेटर यूज होती हैं। ठीक है, और जो ये हमने ऑपरेशन लगाए हैं बेटा, इन ऑपरेशंस को बोलते हैं हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्लियर। आज का हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो यही है बेटा, हम इसको थ्योरेटिकली तो आज यहीं तक करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं बेटा, जो हमने प्रॉपर्टीज की हैं उन पे बेस, बाकी क्लास को करेंगे कल को। अगर नेटवर्क सही से रहा तो बेटा लाइव क्लास लेंगे, अगर नेटवर्क में आई कोई प्रॉब्लम तो कल को फिर से हो सकता है कि मुझे ये चीज़ अपलोड करनी पड़ जाए। हाँ, मैक्सिमम चांसेस ये हैं बेटा, जैसे ही एकेडमीज वगैरह ओपन होंगी उसके बाद कंबाइंड एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम के थ्रू ये सारी चीज़ें अच्छे से चल पड़ेंगी, बट तब तक हमें थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं बेटा। देखिए आज हम सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा करते तो क्लास जो है वो लेंथी चली जाएगी बेटा। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस कल जो सेक्शन क्लास रखेंगे बेटा वो प्योरली क्वेश्चन बेस ही रखेंगे, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं डालेंगे। यानी आज जो हमने किया है उसी पे बात करेंगे फिर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या है 4 है, फाइंड, और ए क्या है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसने कहा बेटा फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 5 ऑफ ए, कि 5 ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालिए। सबसे पहला ही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, 5 ऑफ ए और इसका डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी हमने की थी बेटा, क्या प्रॉपर्टी थी वो, किसी स्केलर से मैंने ए को मल्टीप्लाई किया तो ये किसके इक्वल होती है बेटा, k की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट, वेयर n क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर ये चीज है तो यहां पर क्या लिखेंगे 5 की पावर n इंटू ए मैट्रिक्स। अब ऑर्डर, यहां तो ऑर्डर हमें पता है कि ऑर्डर क्या है 3x3 है, मतलब n की पावर क्या है बेटा 3 है, n की पावर क्या है 3, और a का डिटर्मिनेंट भी हमें पता है वो क्या है 4 है, यानी 5⁻³ इंटू 4। सोल्व कर लीजिए, आ गया आपका आंसर 5 की पावर 3, 5⁻³ यानी 125, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा 600। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें कंपटीशन में भी बहुत देखने को मिलते हैं बेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ गया बेटा, विदाउट एक्सपेंडिंग। अब की बार देखो इन्होंने क्वेश्चन ही ऐसे दे दिया कि हमें एक्सपेंड नहीं करना है और फिर हमें शो करना है, हमें प्रूव करना है क्या, कि जो डिटर्मिनेंट होगा किसका, इस मैट्रिक्स का, वो क्या होगा बेटा 0 होगा। वो क्या होगा 0 होगा। अब एक तो क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, दूसरा आपको ये मैट्रिक्स दे दे और बोल दे कि फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। अब अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करने लग जाओ ना बेटा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब इसमें देखो यहां पर हमें पता चलेगा कि जो प्रॉपर्टीज थी वो कैसे हेल्प करती हैं। अगर ध्यान से देखें बेटा तो डिटर्मिनेंट 0 कब हो सकता है, एक बार बेसिकली जो हमारी प्रॉपर्टीज थी उनके थ्रू देखते हैं। डिटर्मिनेंट 0 कब हो सकता है, जब एक रो जो है, एक रो या एक कॉलम, या तो उसकी सारी की सारी टर्म बेटा 0 बन जाए, क्योंकि अगर टर्म 0 बन जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं तो 0 आएगा ही, या 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, या तो 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाएं बेटा आइडेंटिकल हो जाएं। अब क्या यहां पर देखने से ये पता चल रहा है कि कहीं आइडेंटिकल की कोई कंडीशन लग रही है। ध्यान से देखें बेटा, डिटर्मिनेंट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर यानी डिटर्मिनेंट स्पेशली एक्सरसाइज 4.2 के अंदर आपको आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल पे कॉन्फिडेंस रखना है। उसको ध्यान से, उसको ही आपको वो बोलते हैं ना बढ़ाना है थोड़ा सा, ताकि आप समझ पाए क्वेश्चंस को। अब अगर यहां से मैं देखूं बेटा तो इक्वल का चांसेस तो मैं भूल जाता हूं, बट एक चीज को अगर मैं सोचूं, अगर इन सारी टर्म को मैं ऐड करके देखूं तो क्या बन रहा है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट a माइनस बी, देन b माइनस सी और c माइनस ए। अगर इनको ऐड करें तो रिजल्ट 0 बनेगा। रिजल्ट 0 बनेगा तो इस पे मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकता हूं। एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं कि मैं कॉलम 1 को चेंज कर लेता हूं। किस टाइप से चेंज कर लेता हूं बेटा, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके मैं इसको चेंज कर सकता हूं। अगर चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। सेम ऐसे ही यहाँ पे b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। बाकी दोनों पे हमने कोई चेंज किया नहीं, उनको एज इट इज रख लेते हैं बेटा, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी, b माइनस सी। अब अगर ध्यान से देखें, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल। क्या आ गई सारी की सारी जीरोज। क्या आ गई बेटा सारी की सारी जीरोज। अगर सभी जीरो हैं तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दूं बेटा तो यहां से एलिमेंट 0,
क्योंकि 0 इंटू समथिंग होगी जो भी टर्म होगी। नेक्स्ट टर्म फिर ये बाहर 0 इंटू में जो भी टर्म आए आने दो, फिर से अगर इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो फिर से क्या आएगा 0। यानी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस है तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं बेटा। हमें पता होना चाहिए कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस को कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि एक दो क्वेश्चन ट्राई करके जरूर देखिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर स्पेशली 4.2 के अंदर आपके करने का क्वेश्चन ज्यादा है बेटा। जब तक आप खुद के माइंड से नहीं सोचेंगे चीजों को तब तक कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। हालांकि मेरे को अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से ले आइए मैं डिटर्मिनेंट को निकाल दूंगा बेटा। लेकिन वो कब होगा, मेन प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम आपको देना है, एग्जाम आपको देना है तो बेटा ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बड़ा क्वेश्चन बनेगा बेटा। अगर बात करें 3rd to 5th इनका एक सेक्शन बनता है बेटा, चैप्टर 3rd से लेकर चैप्टर 5 तक एक बड़ा क्वेश्चन आता है 4 चैप्टर से। 4 चैप्टर में स्पेशली ध्यान रखिए 4.2 से बड़ा क्वेश्चन बनता है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। और एक क्वेश्चन बनेगा यहां से जिसमें हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हम इसमें बात करेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन बनता है यहां से। ये दो बड़े क्वेश्चन बनते हैं जो और में आते हैं। अब वो यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, या और में अगर ना दिया तो बेटा इन दोनों पे एक क्वेश्चन, मतलब यहां से क्वेश्चन पक्का बनता है बड़ा क्वेश्चन। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी, इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से यही है बेटा कि इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। और ये चीज़ भूल जाइए बेटा कि जैसे अभी हो रहा है कि वही कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं, तो ये चीज़ तो आप माइंड से निकाल दीजिए टोटली, क्योंकि आपके एग्ज़ाम डेफिनेटली होंगे बेटा, हर हाल में होंगे, ठीक है। अब सिचुएशन बदल चुकी है, उनको कोई नहीं रोक सकता, वो डेफिनेटली होंगे। सेकेंड चीज, सीबीएसई बोर्ड ने नोटिस कर दिया है बेटा आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा, सिलेबस में कोई डिडक्शन नहीं है। जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट है इस बार, उसमें कोई चैप्टर की आपको रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस रहेगा, यानी आपको पूरा सिलेबस करना है। और अगर पूरा सिलेबस करना है तो डेफिनेटली आपके एग्जाम होंगे बेटा, हर हाल में होंगे। और नहीं भी होंगे तो ये वाली चीज़ें फिर से आपको आगे सताने लग जाएंगी। वो बोलते हैं ना मैथ, हमारी आत्मा आपको सताए, तो ये वही वाली चीज़ है, ये आपको फिर से यूज़ होगी बेटा, बहुत जगह पे यूज़ होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, आज के लिए करते हैं बेटा इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, बाय।